हेलो दोस्तों, इस सीरीज में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपका एग्जाम आने वाले समय में है तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आओ देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है, बी दाएं से 5वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी अपने स्थान की अदला बदली कर लें तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाएगा और बी दाएं से किस स्थान पर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि दायां किधर हम लिखेंगे और बायां किधर लिखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी हमें सॉल्व करना होगा, हम उनका फेस हमेशा नॉर्थ साइड में ट्रीट करेंगे। हमेशा उनका फेस हम नॉर्थ साइड में ही ट्रीट करेंगे। तो अगर हम नॉर्थ साइड में उनका फेस लेंगे हमेशा, तो ये हमारा हो जाएगा राइट यानी दायां, और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट यानी आपका बायां। ठीक है, अब बोला है ए बाएं से 9वें स्थान पर, यानी इधर से आपका ए जो है वो 9वें स्थान पर है, यानी ये ए है, ये 9th वैल्यू पे है। अगर बी दाएं से 5वें पर है, यानी इधर से आपका वी सपोज करो यहां पे है और ये 5वें प्लेस पर है। अगर ये अपने स्थान की अदला बदली कर ले, यानी बी आपका यहां आ जाएगा, ए आपका यहां आ जाएगा, तो ए हो क्या जाता है बाएं से 18वें, यानी इधर से आपका ए 18वें स्थान पर हो गया। तो हमें पता है डियर, अगर ए 18वें पे हुआ यानी ए के इधर टोटल कितने रह जाएंगे, टोटल 17 बच्चे रह जाएंगे। अगर ये टोटल इधर 17 रह जाएंगे तो हमें पता है कि जहां इस समय बी बैठा है वहां तो पहले ए था और ये 9वें स्थान पर था। तो अगर ये पहले 9th पे था यानी इधर टोटल बच्चे तो 9th हमारे यहाँ ही है। अब हमारा टोटल हो गया 17, तो इधर 9 है, तो इस बीच में कितने हो गए 8। तो अगर इस बीच में टोटल 8 हो गए, यानी ए और बी के बीच में टोटल कितने हो गए 8 हो गए। तो अब पूछ रहा हमारा बी दाएं से किस स्थान पर होगा, तो दाएं से बी किस स्थान पर होगा यानी बी। तो हमें पहले पता है बी पहले कितने पे था 5, अब इधर टोटल बैठ गया 8 बीच में, तो 8 और 5 13, यानी बी के इधर टोटल कितने हो गए 13। तो अगर बी के इधर टोटल 13 हो गए तो बी की वैल्यू कितनी होगी 14, क्योंकि 13 तो इधर है ही है, तो बी का नंबर कितना होगा 14 हमारा नंबर हो गया। यानी बी दाएं से किस स्थान पर बैठेगा जी 14वें स्थान पर बैठेगा। ये आपका हो गया आंसर। बात आ गई समझ में। कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ इस पूरे पंक्ति में कुल कितने मेंबर हैं। तो कुल कितने मेंबर हैं ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ए जब हमारा यहां पहुंचा तो 18वें स्थान पे है, तो हमें पता अगर ये बी पहले 5वें स्थान पे था तो बी के इधर टोटल कितने थे 4 थे। कितने थे 4। अब यहां पे ए पहुंचा 18 स्थान पे, तो ए के इधर कितने टोटल 4 हैं, तो यानी टोटल इधर 4 हैं, तो 18 और 4 22, तो टोटल कुल कितने मेंबर हैं इसमें 22 मेंबर हैं। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो एक पजल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आओ समझते हैं कैसे करना है। यार ये क्वेश्चन दिया हुआ कि 4 बॉक्स ABCD को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। ये बॉक्स अलग अलग रंगों के हैं, लाल, नारंगी, काला, सफेद, और आवश्यक नहीं इसी क्रम में है। बॉक्स ए और लाल रंग के बीच में एक बॉक्स रखा गया है, बॉक्स डी सबसे नीचे है, और ये सारा चीजें आपको दी गई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आओ सीखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले करना क्या होगा कि हमें एक आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, इसमें दी गई डाटा को फिर उसके अनुसार हमें रिलेट करना पड़ेगा ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। तो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या करना है, बॉक्स है 4 बॉक्स, तो हमें बॉक्स बना लेने 4। ये हो गया आपका बॉक्स और ये हो गए आपके रंग, 2 तरीके के इसमें जो है कॉलम है। तो इसमें 4 बॉक्स हैं, 1 बॉक्स 2 3 और ये हो गया आपका 4। ये हमारा 4 बॉक्स है। अब ये कंफर्म नहीं कि ABCD ऐसे हम लिख नहीं सकते, तो इसको हम पढ़ के इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या रहा है, बॉक्स ए और लाल रंग के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, जहां हमें कोई डेफिनेट मिलेगा, कोई निश्चित लाइन मिलेगी, कोई कंफर्म लाइन मिलेगी, वहीं से हम अपने चार्ट को फिल करने की शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करेंगे। तो हम पढ़ते जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बोला बॉक्स ए और लाल रंग के बीच में एक बॉक्स रखा गया, क्या ये कंफर्म लाइन है, नहीं, तो इसको हम नोट करके कहीं रख लेंगे। बॉक्स ए और लाल रंग के बीच में एक बॉक्स रखा गया है, यानी ए और लाल के बीच में एक कोई बॉक्स है, ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम इस इंफॉर्मेशन को नोट करके हम रख लेंगे साइड में। फिर बोल रहा है बॉक्स डी सबसे नीचे, ये कंफर्म लाइन है,
तो हम इसको यहां पे फिल कर लेंगे। बॉक्स डी सबसे नीचे है, ये हो गया बॉक्स डी सबसे नीचे है, ठीक है। फिर क्या है, नारंगी रंग का बॉक्स सबसे ऊपर है, ये भी क्या है, कंफर्म लाइन है, तो भी हम यहां पे लिख लेंगे नारंगी रंग का बॉक्स सबसे ऊपर है, रंग यहां पे नारंगी, ये आपका कंफर्म केस है। फिर क्या बोल रहा है, ये बी को सी के ठीक ऊपर रखा गया है और उसका रंग सफेद है, यानी बी का रंग सफेद है और सी के ठीक ऊपर रखा गया। तो हम देख रहे हैं क्या यहां सी रख पाएंगे, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ तो है नहीं, बी कहां रखेंगे, क्या सी हम यहां पे रख पाएंगे, रख सकते हैं। अगर हम यहां पे सी रखेंगे तो इसके ऊपर हम बी रख देंगे, तो हमें बताया गया बी का रंग सफेद है, तो लेकिन यहां रंग तो नारंगी हो जाएगा, इसलिए हम सी यहां पे नहीं रख सकते। जब यहां पे सी नहीं रख सकते तो बी भी नहीं रख सकते, यानी हमारे सी के लिए सिर्फ एक ही स्थान बच रहा है, वो है यहां पे। तो यहां पे हम सी रखेंगे तो यहां पे हो गया हमारा बी, और बी का रंग कितना कैसा है, सफेद है, तो यहां पे बी का रंग कैसा हो गया जी, सफेद। आगे क्या बोल रहा है, डी के ठीक ऊपर रखे बॉक्स का रंग क्या है, यानी डी के ठीक ऊपर रखे बॉक्स का रंग हमें बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें एक इंफॉर्मेशन दिया गया था पहले, उसको अब हम यूज करते। इसमें क्या बोला था, ए और लाल के बीच में एक बॉक्स रखा है, तो हमें पता, हमने बी यूज कर लिया, सी यूज कर लिया, डी यूज कर लिया, तो हमारा सिर्फ एक ही लेटर तो बचा, वो है ए। तो ए कहां रहेगा, यहां रहेगा, यानी ए बॉक्स का रंग कैसा हो गया जी, नारंगी हो गया। हमें पता है ए और लाल के बीच में कोई बॉक्स है, तो ए और लाल के बीच में कोई बॉक्स तो रहेगा, यानी यहां पे क्या रहेगा जी, लाल रंग रहेगा। अच्छा, हमने नारंगी यूज कर लिया, सफेद यूज कर लिया, लाल यूज कर लिया, एक ही प्लेस बचा है और एक ही रंग बचा है, वो है काला। तो यहां पे हम क्या भरेंगे जी, काला। तो अब हमसे पूछ रहा है क्या, जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम फटाफट आंसर दे देंगे। अगर हम इस तरीके से चार्ट ड्रा कर ले, तो ये बोल रहा है डी के ठीक ऊपर रखे बॉक्स का रंग क्या है, तो डी के ठीक ऊपर रखा बॉक्स सी है, उसका रंग क्या है जी, लाल है, तो लाल हमारा हो गया आंसर। बात आ गई समझ में, कैसे क्वेश्चन को करना है, परेशान नहीं होना। पहले क्वेश्चन को इजीली हम पढ़ेंगे, एक चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। चार्ट बनाएंगे कैसे, शुरुआत कहां से करेंगे, जो कंफर्म कोई हमें लाइन मिलेगी, कंफर्म कोई केस मिलेगा, वही से हम बनाना शुरू करेंगे। जो कंफर्म नहीं रहेगा उसको हम साइड में नोट करके रख लेंगे, जैसे मैंने ये वाली बात, ये इंफॉर्मेशन साइड में नोट करके रखी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही आसान तरीका है, पहले एक चार्ट ड्रा करो, जो इंफॉर्मेशन कंफर्म हो उसको यूज करो, जो नहीं है उसको साइड में रखो, फिर उसे रिलेट करके सॉल्व करने की कोशिश करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तरीके की सीरीज दी गई है, इसके आगे क्या फिल होगा इन चारों में से हमें बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का, वो ये है कि आपको सारे लेटर की प्लेस वैल्यू पता होगी। अगर सारे लेटर को कौन से नंबर पे हैं ये हमें पता होगा, तो इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पता होगा कि x 24 नंबर पे होता है, w 23 पे होता है, v 22 पे होता है, u आपका 21 पे होता है, हम देख रहे हैं यहां पे नंबर कम हो रहा है, यानी अगला क्या आएगा आपका, आएगा 20 होता है t, तो t कौन से ऑप्शन में, पहले में, तो मार के ऑप्शन हम पहला आगे बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को हम तभी इजीली सॉल्व कर पाएंगे फास्टेस्ट तरीके से, अगर सारे लेटर की हमें जो है वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डियर आपको सारे लेटर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन करना तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के 50 क्वेश्चन कर लो, लेकिन अगर आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन में 1 मिनट भी लगा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। इस क्वेश्चन को 10 सेकंड या 15 सेकंड मैक्सिमम है। तो देखो कैसे इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने लेटर हैं ए से लेके जेड तक, सारे के सारे की जो नंबर है, कौन से नंबर पे कौन सा लेटर है, वो हम याद कर लेंगे। जैसे हमें ये पता ही होता है कि ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे, इतना तो हमें लगभग सबको पता होता है। बात आती है 5 नंबर के आगे वाला जो हमें याद करना होता है, तो हम आपको कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स बताते हैं, और इसके अलावा जो डिटेल ट्रिक मैं जब कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाऊंगा फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी इस ये क्वेश्चन आया है तो मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक्स बताता हूं। जैसे हमें आया हमारा एफ हमें याद करना हो कि कौन से नंबर पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ यानी फिक्स यानी 6, यानी कि एफ जो है हमारे कौन से नंबर पे है जी, 6 नंबर पे है। हमें पता है
H हमारा कौन से नंबर पे आता है? 8। क्यों भाई? देखो H की अगर हम बनावट देखें, देखो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, ताकि अगर इस तरीके के आप याद करोगे ना तो भूलोगे नहीं जल्दी। H अगर आप देखोगे, H ऐसे बनाओगे H तो 8 बन जाएगा। जैसे देखो H यहां से अगर कर दोगे ऐसे 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 तो 8 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे होगा सिर्फ याद कर लेकर आप समझो कि H कौन से नंबर पे आ जाएगा? 8। कभी भी H देखोगे तो अब नहीं भूलेगा, H हमेशा आपको याद आ जाएगा कि 8वें नंबर पे है। ठीक है, जैसे आपका हो गया K कौन से नंबर पे जी? 11 नंबर पे। कैसे याद रखेंगे इसको? जैसे हमें पता है एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। क्या है? किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल की टीम है, बहुत ही मेरी फेवरेट टीम है किंग्स 11 पंजाब। हमें पता है किंग्स 11, के फॉर किंग्स 11, यानी किंग्स के कौन से नंबर पे है? 11 नंबर पे है। बात आ गई समझ में? ये हमें अब हमेशा याद रहेगा। जैसे हमें मान लिया एम कौन से नंबर पे आता है जी? 13। कैसे याद रखेंगे इसको? इजी तरीका बताता हूं। जैसे लाइन है, जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। जो मेरा है यानी M, जो मेरा है वो तेरा है, यानी कि M की वैल्यू कितनी हो गई जी? 13। ऐसे आप याद कर लो, ठीक है, भूलेगा नहीं। जो मेरा है वो 13, यानी M कितने नंबर पे जी? 13 नंबर पे। आप कहोगे भैया 14 नंबर का N का कितने नंबर पे कैसे याद रखेंगे? भाई आपको M याद हो गया तो M से आगे अगला 13 N है, तो N जाहिर सी बात है 14 नंबर पे होगा। कहने का मतलब बीच बीच में आप याद करोगे तो आगे पीछे का तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, जैसे आपका हो गया T। हमें सबको पता है T20 क्रिकेट, हमें पता है T20 बिस्किट, सबको पता है। तो कहने का मतलब T कौन से नंबर पे आ गया जी? 20 नंबर पे आ गया। इसको आप इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो ताकि आपको भूले ना। जैसे आपने बहुत सारे जगह आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, जैसे आपका एक वर्ड बताते हैं इजोटी करके, इजोटी। ई फॉर हो गया 5, जे का हो गया 10, ओ क्या हो गया 15, टी का हो गया 20, वाई का हो गया 25। ऐसे भी याद रख सकते हो। एक वर्ड याद रख लो इजोटी। ई 5वें नंबर पे, जे 10 नंबर पे, 15 पे है, 20 पे, 25 पे, इसके आगे पीछे कर लो, याद रहेगा। कहने का मतलब है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनका नंबर पता ही होना चाहिए, तभी आप बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। वरना आप ऐसे करोगे एक्स, अच्छा WVM, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, क्योंकि अभी अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो बहुत आसान है। आप ऐसे देख रहे हो UVWX, तो यहां जाहिर सी बात है T, ऐसे कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा गैप कर देगा 2-2, 3-3 नंबर का, तो फिर आप जो नंबर आपको याद रहेगा तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद आ गया इसका आंसर कितना होगा जी? इसका आंसर होगा TOP, क्योंकि आप देख रहे हैं जी 7वें नंबर पे है, आई 9वें नंबर पे है, तो 7, 9, 11, 13, तो यहां पे आएगा 15, 15 यानी O। ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट हम। ठीक है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कुछ दिया गया इसका रिलेशन इससे, तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा ये हमें करना है। तो मैंने आप ही अगले क्वेश्चन में आपको बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सारे जितने भी लेटर हैं वो कितने नंबर पे, अगर हमें ये पता रहेगा तो हम इजीली कर पाएंगे। जैसे हमें अगर ये पता होता कि 17 नंबर पे है Q, S आपका 19वें नंबर पे यानी +2 हो रहा है, सीधा यहां पे दिख रहा है। हमें पता भाई 25 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, यहां पे भी आपका +2 हो रहा है। कोई कहेगा भैया यहां पे कैसे +2 हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि Y 25, 26, ये 27, या 27 बोलो या तो फिर 1 बोलो, क्योंकि फिर से रिवर्स हो जाता है, तो यहां पे भी +2 हो रहा है। ठीक है, फिर देखो G 7वें नंबर पे, I 9वें नंबर पे, यहां पे भी +2 हो रहा है। ठीक है, तो सब में +2 हो रहा है, हम यहां पे भी +2 तुरंत कर देंगे। अगर हमें पता होता U आपका कितने नंबर पे है? 21 यानी कि 2 23 यानी W, C यानी कि 3, 2 और 5 यानी E, 11 2 13 यानी M, 19 2 21 यानी U। तो अगर हमें पता होगा तो हम इजीली कर पाएंगे। सब में क्या हो गया जी? +2 हो गया। सब में हमने क्या किया? +2 किया। ठीक है, बात आ गई समझ में? इसके साथ साथ अगर हम अपोजिट भी याद कर लेते हैं तो और ज्यादा बढ़िया। जैसे A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, इस तरह के अगर हम अपोजिट्स याद कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। इसको जैसे इसके भी कई सारे तरीके हैं, मैं जब आपको कोडिंग डिकोडिंग बढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा इसके बहुत सारे ट्रिक्स जो आपको इजीली आपको याद हो जाएगा। जैसे ए बोले तो अमिताभ बच्चन, ए बोले तो अमिताभ, जे बोले तो जया भाभी, है ना।
तो आपको अपोजिट याद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स है, मैं आपको बताऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। तो चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे की छोर से 7वां स्थान पर है, श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। यदि श्रेय ऊपर के छोर से 8वां है तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे के छोर से 7वां, यानी कि नीचे से मनु जो है वो 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे जी? 7th पोजीशन पे है नीचे से। श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है, यानी मनु अगर 7वां है तो 10 स्थान ऊपर है श्रेय, यानी श्रेय कौन से स्थान पे जी? 17वें स्थान पर है। यानी ऊपर जाने पे श्रेय जो है ये 17वें स्थान पर है नीचे से। ठीक है, बोला यदि श्रेय ऊपर के छोर से 8वां है, अगर अब ऊपर से बात करें श्रेय की तो ये कौन से स्थान पे? श्रेय 8वां है। तो अगर श्रेय ऊपर से 8वां है, यानी श्रेय के ऊपर भी कितने बच्चे हैं? 7। कितने लोग हैं जी? 7 लोग हैं। यानी श्रेय के ऊपर भी कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। फिर क्या बोला? तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? तो श्रेय तो यहां तक 17 तो था, श्रेय के ऊपर भी अभी 7 लोग और हैं, तो यानी कि टोटल लोग इसमें कितने हो गए? टोटल इसमें हो गए 17 प्लस में 7, यानी टोटल हो गए इसमें 24 लोग। बात आ गई समझ में? देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहित ए से बी तक 5 फीट चला, फिर वह अपने दाईं ओर 6 फीट चला, फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला, फिर बाईं ओर घूमकर 6 फीट चला, तो अपने बिंदु बी से वह कितना दूर है? तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात की हो जाती है लेफ्ट और राइट। कैसे हम करते हैं लेफ्ट और राइट, इसके बारे में मैंने आपको समझाने के लिए लिया। तो चलो शुरू करते हैं। ए से बी तक 5 फीट चला, तो देखो अगर हम इसको पॉइंट ए मान लें तो ए से बी हम इधर भी चल सकते, इधर भी चल सकते, इधर इधर किसी भी तरफ हम ले सकते, क्योंकि इसने स्पेसिफिक डायरेक्शन तो बताया नहीं है। चलो हम इधर ही ले लेते हैं। ए से बी तक चला, अगर हम ये हो गया ये बी हो गया, ए से बी तक चला 5 फीट, ठीक है। फिर वह अपने दाईं ओर 6 फीट चला। अब अपने दाईं ओर यहां से चला यहां तक तो पहुंचा, अब अपने दाईं ओर। अब हमें यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि दायां ये करूं या दायां ये करूं। तो अगर मैं सपोज इधर जा रहा था तो इधर मैं सर करके देखूं तो मेरा दायां इधर हो रहा है, बायां इधर हो रहा है, तो यानी कि हमें किधर चलना है जी? दाईं ओर चलना है। तो दायां इधर हो रहा है ना, यानी कि इधर, यानी कि नीचे, यानी कि नीचे 6 फीट चला। फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला, फिर हम यहां पहुंच गए। फिर हमें कैसे चलना जी? बाईं ओर। अब अगर मैं बाईं ओर नीचे यानी कि सीधा, अब बाईं ओर तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो बायां कौन होगा? इधर, यानी कि फिर बायां चला 4 इधर। फिर क्या बोल रहा है? अंत में वह फिर बाईं ओर 4 फीट चला, 6 फीट चला, तो फिर बाईं ओर, फिर हम जा रहे तो दाहिना इधर हो गया, बायां ऊपर हो गया, फिर 6 फीट बायां चला। अब ये बोला अंत में बी से कितना दूर है, तो बी से कितना दूर है जी? यही 4 सेंटीमीटर, 4 फीट तो दूर है, यानी कि बी से कितना दूर है जी? 4 फीट। यही हो गया आंसर। देखो मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है दायां बायां करने में, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने आप को उस प्लेस पे अज्यूम कर लो और फिर आप जो है पता चल जाएगा आपको कि किस तरफ हमें करना है। देखो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसमें करते हैं। देखो हम इसमें कैसे पता करते हैं कि किस तरफ राइट है किस तरफ लेफ्ट है। जैसे सपोज करो ये हमें पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हमेशा हम जब भी बात करते हैं क्वेश्चन को, ऐसे वाले क्वेश्चन लगाते हैं तो हम हमेशा नॉर्थ ऊपर ही करते हैं। तो अगर हमारा नॉर्थ ऊपर रहेगा, यानी अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमेशा हमारा राइट इधर होगा, लेफ्ट हमारा इधर होगा। अगर हम इस तरफ फेस किए रहेंगे, यानी अगर इस तरफ हम मूव करेंगे, इधर जाएंगे, तो हमेशा हमारा क्या होगा? राइट हमारा इधर होगा, लेफ्ट हमारा ऊपर हो जाएगा। अगर हम इस तरफ मूव कर रहे होंगे इस तरफ, तो हमारा हमेशा राइट इधर होगा, लेफ्ट हमारा इधर हो जाएगा। अगर हम नीचे की तरफ जा रहे होंगे, अगर हम नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो हमारा राइट इधर होगा, लेफ्ट हमारा इधर हो जाएगा। तो ये आप दिमाग में बिठाए रहो, कभी आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब जैसे सपोज आपसे बोला कि बिंदु ये है, यहां से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फिर से बोला आपको जो है राइट घूम जाओ, तो राइट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो राइट हमारा इधर होगा। ये मैंने बताया कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। इधर जाएंगे तो राइट हमारा इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो राइट इधर होगा, लेफ्ट। ये आप इजीली याद नहीं करना, आपको याद नहीं करना, आपको इसे समझ लेना है। अपने आप को इस पॉइंट पे अज्यूम करके देखो, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं,
ए बी के दाएं है, ई बी के बाएं है, परंतु सी के दाएं है। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा हुआ है? देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी ऑलरेडी आपको दायां बायां बताया कैसे हम जो है समझते हैं। तो जब किसी क्वेश्चन में ये नहीं पता रहता कि उसका फेस किस तरफ है, तो हम हमेशा क्वेश्चन को इजी सॉल्व हो सके, इसलिए हम इनका फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही ट्रीट करके चलते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखो अगर हम बात करें ए बी के दाएं हैं, तो अगर हम यहाँ पे बी मान लें तो ए बी के दाएं हैं, तो बी के दाएं यानी यहाँ पे ए होगा, ठीक है। ई बी के बाएं है तो बी के बाएं यहाँ पे यानी ई होगा, ठीक है। परंतु सी के दाएं है, सी के दाएं यानी यहां पे सी होगा। यदि ए डी के बाएं है, ए जो है वो डी के बाएं यानी डी यहां होगा, तो बीच में कौन बैठा हो? बीच में बी है आंसर। तो ये क्वेश्चन आप तभी आसानी से कर पाओगे जब आपको दायां बायां इजीली कर पाओ। हमें इस क्वेश्चन में इसका फेस नहीं बताया गया था कि इन लोगों का फेस किस तरफ है, नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में है, वेस्ट में है। तो मैं आपको बता रहा हूं जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें आपका फेस नहीं पता हो किस तरफ है, तो हम हमेशा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो सके तो हम उनका फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रीट करके चलेंगे। बात आ गई समझ में? चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कॉफी कैफीन तो तंबाकू में क्या? इस तरीका एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है जी? निकोटीन। तो ये हमारा हो गया आंसर, क्या हो गया जी? निकोटीन, ठीक है। देखो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि किसी पेड़ के सभी पत्ते 20 दिन में झड़ जाते हैं। यदि प्रत्येक दिन पहले दिन की तुलना में दुगने पत्ते झड़ते हैं तो किस दिन पेड़ के आधे पत्ते झड़ जाएंगे? यार हमें पता है कि टोटल पत्ता झड़ कितने दिन में रहा है? 20 दिन में। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक दिन पहले दिन की तुलना में दुगने झड़ रहे हैं, यानी अगर आपका 5 आज झड़ रहा है तो कल 10 झड़ेगा, परसों 20, अगले दिन आपका 40। इस तरीके से आपके पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। और ये टोटल पत्ता कब झड़ रहा है? 20 दिन में। हमें बोल रहा है बता दो भैया कि पेड़ के आधे पत्ते किस दिन झड़ जाएंगे। तो यार हमें यह पता है कि 20 दिन में तो टोटल पत्ता झड़ जा रहा है, तो हमें बता आधा। हमें यह भी पता है कि हर दिन अगले दिन की तुलना में दुगने झड़ेंगे, यानी कि आज जो 20वें दिन झड़ा होगा ये इसका दुगना झड़ा होगा, यानी कि आधा 19वें दिन तो आपका आधा झड़ा होगा, तभी तो आपका जो है 20वें दिन आपका कंप्लीट झड़ेगा। यानी ये बोल रहा है कि आधे पत्ते किसने दिन झड़ जाएंगे? तो 19वें दिन, क्योंकि 19वें दिन अगर आपका आधा झड़ा होगा तभी तो आपका जब 20वें दिन इसका डबल झड़ेगा, यानी 20वें दिन पूरा झड़ जाएगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वरना इसको सब लोग आधा मान लेंगे यानी कि 10वें दिन, तो गलत हो जाएगा। मैं आपके लिए कल आपको जो ब्रांच का एक वीडियो लेके आता हूं, उसमें आपको साइंस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच है सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इजीली कर पाओगे। तो यार इसी तरीके के क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी में आ रहे हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसी तरीके के क्वेश्चन करिए, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।